नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छात्रों का प्रदर्शन जगह जगह जारी है और इन सब के बीच सरकार खामोश है। सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सरकार किस तरीके से प्रदर्शनों से बैकफुट पर आती दिख रही है वो भी साफ पता चल रहा है। और इधर नेपाल में आई बाढ़ से किस तरीके से पूरा नेपाल ही नहीं परेशान है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भी इसको लेकर बाढ़ का जो संकट है वो बहुत गहराया हुआ है और चिंता जताई जा रही है। छात्रों का प्रदर्शन बीपीएससी की परीक्षा में धांधली के खिलाफ पटना में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार जारी है। पिछले 2 दिन से वहां छात्रों के ऊपर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया है, उनके साथ झड़पें भी हुई हैं, लेकिन छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है और उनकी जो मांगे हैं वो जब तक नहीं पूरी की जाएंगी तब तक चलता रहेगा, ये छात्रों का कहना है। क्या कुछ वहां अभी चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये छात्रों का जिस तरीके से देश भर में अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों के प्रदर्शन ने सरकार को बैकफुट पर आने पर मजबूर किया है, इन सब के बाद इसका क्या नतीजा होगा, ये इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और पूरे उन सभी राज्यों में खासकर जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां ये प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे जो गंभीर सवाल है वो ये है कि इन प्रदर्शनों के बावजूद जिन वजहों से के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें भी कमी नहीं आ रही है, उन धांधलियों में भी कमी नहीं आ रही है। पेपर लीक की घटनाएं लगातार होती ही जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं। लेकिन इस समय जब बिहार की अगर बात करें तो वहाँ बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई उसमें धांधली की शिकायतें हैं, उसको लेकर सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मार्च भी किया उन्होंने, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश की, राजभवन तक मार्च किया और उसके बाद अब वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है वहां हम लाइव दिखाने की भी कोशिश करेंगे, प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन ये कितना सरकार के लिए, चाहे वो बिहार की सरकार हो, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, उनके लिए कितना ये गंभीर खतरा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और पुलिस वहां पर बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव कर रही है, एक 6 साल के बच्चे को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उससे बिहार सरकार की पूरे देश भर में निंदा भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इस तरह की घटनाएं भी नहीं रुक रही हैं अमलेंदु जी। धांधली की शिकायतें, पेपर लीक की शिकायतें वो लगातार कहीं ना कहीं होती जा रही हैं। बिल्कुल समीर जी, धांधली, पेपर लीक, वोट चोरी, ये सारी शिकायतें लगातार आ ही रही हैं, इसमें किसी पर कोई रोक नहीं लग रही है। पेपर लीक भी लगातार जारी है और पहले कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं होगा, जब लेकिन राहुल गांधी जैसे ही छात्रों की गूंज कर कार्यक्रम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक पे एक्शन तुरंत हो जाता है, परीक्षा पूरी की पूरी स्थित कर दी जाती है। यानी एक लड़की फार्मासिस्ट जो है वो जाकर वहाँ कार्यक्रम में कहती है कि पेपर लीक हो गया है और जिसको CID जाँच कर रही है उसमें जिसका नाम आया है वो आदमी गुजरात भाग गया है, वो गुजरात में है। यानी पेपर लीक का कनेक्शन कहाँ से है ये बताने की वो लड़की कोशिश करती है। और उसके बाद अचानक से मालूम पड़ता है कि कल हम लोगों ने जिक्र किया था, यहाँ भी जिक्र किया था अपने इस ब्रेकिंग कार्यक्रम में भी, और उसके बाद हम लोगों ने शाम को न्यूज़ पॉइंट में भी जिक्र किया था कि जैसे ही वो राहुल गांधी वहाँ से बात करते हैं उसके बाद तुरंत परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। फिर कहा जाता है दोबारा, फिर बताया जाता है कि शिकायतें मिली थी, ईमेल से शिकायतें मिली थी, जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की थी। कल हमने भी सवाल उठाया था, आज फिर वो सवाल वही है कि भाई शिकायतें आपको 22 अगस्त से पहले भी मिली होंगी, क्योंकि परीक्षा तो 22 मार्च को हुई थी, 20 मार्च को पेपर लीक हो चुका था और पेपर लीक होने के तुरंत बाद कहा जा रहा था कि पेपर लीक हो चुका है। तो आपने फिर उसी समय पेपर स्थगित क्यों नहीं किया? 22 मार्च को चलिए आपने परीक्षा करा भी ली थी, उसके बाद भी शिकायतें मिल रही, तब आपने पेपर स्थगित क्यों नहीं किया? लेकिन राहुल गांधी के मंच पर जब वो लड़की पहुंचती है और राहुल गांधी पूछते हैं कि हमें बताओ हमें क्या करना है, तो कहती है आप हमारे साथ रहिए। जब वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, वैसे ही एकदम से जाग जाती है सरकार, बिल्कुल, और तुरंत परीक्षा दोबारा करें, उसको निरस्त कर देती है। उसके बाद वहाँ आदिवासी हॉस्टल के छात्र मिलते हैं, छात्राएं मिलती हैं, उनकी समस्याएं हैं, तो वहाँ वो आदेश ही वापस ले लिया जाता है। उस खबर पर भी आएंगे कि इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, सरकारें बैकफुट पर आ रही हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, लेकिन सवाल ये है कि जिस व्यवस्था में जिन खामियों के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, उस व्यवस्था में कोई कमी, उन खामियों में कोई कमी आती नहीं दिखाई पड़ रही है।
उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। और यही मांग की जा रही थी कि एनटीए जैसी एजेंसी को भंग करिए, वहां पर केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही काफी नहीं है, लेकिन वहां एनटीए परीक्षा जहां जहां ले रही है वहां इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और इधर बिहार में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अमलेंदु जी, जगह जगह अब एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन इसलिए भी हो रहे हैं कि अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया गया था, उनको मारा पीटा गया था, पैलेट गन से हमले किए गए थे। इधर बिहार में जो पटना में बैठे हुए हैं छात्र धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली के खिलाफ, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने उनके साथ अपनी जताई है, एक समर्थन जताया है। राहुल गांधी ने भी कल एक ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहा है कि उनकी जो मांग है उसको सरकार को वो मांगे माननी चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि वो जो मांगे हैं उनको सरकार सुन क्यों नहीं पा रही है और उसको निदान करेगी नहीं करेगी, उस पर कोई आश्वासन, कोई उस पर कोई कार्रवाई कुछ तो करना चाहिए, सरकार तो सुन ही नहीं रही है। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जो बीपीएससी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में, किस तरीके से उनकी मांगों को लेकर क्या कहना है तेजस्वी यादव का। छात्रों की क्या मांग है, उनको तो मांग करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, सरकार को खुद ही पूरा करना चाहिए था। ये तो सरकार की खामियां हैं, जवाबदेही तय नहीं होती है पेपर लीक का, पेपर लीक बार बार हो रहा है, समय पे परीक्षा नहीं हो रहा, लोगों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, उम्र निकला जा रहा है लोगों का, पदे खाली हैं, भर नहीं पा रही है ये सरकार। वो क्या चाहते हैं कि पारदर्शी परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो, लोगों को नौकरी मिले, यही तो यहाँ पर उनकी मांगे जो हैं उनको सरकार क्यों नहीं सुन रही है, अब तो सवाल तो यही है। और मांगे सुन नहीं रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी उन आंदोलनकारी छात्रों के साथ को समर्थन दिया है। इधर राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की तस्वीरें, उनके वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी देखते हैं। और सीधे तौर पर कहा है कि छात्रों को उनका पूरा समर्थन है, क्योंकि जो छात्रों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि आखिर वो साल भर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और पेपर अगर सही नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है ये तो उनको पता होना ही चाहिए। देखते हैं राहुल गांधी का ट्वीट, क्या कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो बिहार में अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिहार सरकार के लिए भी ये अब पूरा मामला जो है वो बहुत उनके लिए भी अब एक कह लीजिए कि बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि उसका कोई जवाब, चाहे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, चाहे उनके दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हों या फिर शिक्षा मंत्री हो, किसी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा। और इधर जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कुछ ऐसे बयान दे दिए कि छात्रों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमले उनके बयान पर भी एक पार्टी बन गई। हाँ। उन्होंने जो बयान दे दिया उस पर भी एक पार्टी बन गई। तो आजकल तो समीर जी जो संवैधानिक पद हैं उन सब पर बैठे हुए। राहुल गांधी का जो ट्वीट है कि बिहार के छात्रों का सवाल बहुत सीधा है, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों, पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक। बीपीएससी की परीक्षाओं का विवाद आज का नहीं है, छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, देरी और पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर है, पर सरकार जवाब देने के बजाय कर क्या रही है। लाठी और वाटर कैनन चला रही है, छात्रों को हिरासत में ले रही है। सीवान में तो प्रदर्शनकारियों पर AK-47 द्वारा गोलीबारी तक की घटना सामने आई। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का सवाल नहीं, ये उस बीजेपी सरकार की मानसिकता का सवाल है जिसके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो पुलिस को जवाबदेही से बचने का हथियार बना रही है। बीजेपी सरकार ये समझ ले, लाठी से सवाल नहीं रुकते, डराकर किसी का भविष्य नहीं छीना जा सकता। बिहार के छात्र सवाल पूछते रहेंगे और अब सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जवाब ही नहीं चाहिए, जवाबदेही चाहिए। लाठी डंडे से नहीं डरेंगे, डरना होता तो फिर जंतर मंतर पर सरकार को इस तरह से बैकफुट पर ना आना पड़ता। अमलेंदु जी की 12 साल में कहते हैं कि इस्तीफे नहीं होते, और वहाँ 12 दिन के भीतर इस्तीफे देने पर मजबूर हो गए शिक्षा मंत्री। बिल्कुल 12 दिन में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। और आप अभी तक जो कहते थे कि इस्तीफे नहीं होते, तो वो भी भरम टूट गया। तो टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, तो शुरुआत हो गई है, तो भरम तो सारे टूटेंगे। समीर जी, तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से सरकार के भरम सब टूट रहे हैं। और मोदी
मोदी जी जो है एक बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर अब सामने आते जा रहे हैं कि ये इनसे कुछ नहीं हो सकता, देश भी नहीं चल सकता इनसे, अपनी सरकार नहीं चल सकती, कोई विभाग इनसे नहीं चल सकता। अगर आपके मंत्री जो हैं वो इस तरीके से लापरवाह हो जाएं और आपके अपनी छाती पीटते रहें कि विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। सवालों के जवाब देने होंगे और जवाब नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जवाब नहीं चाहिए, जवाबदेही चाहिए। जवाबदेही तय कीजिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 20 जुलाई को जो हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसकी जवाबदेही तय कीजिए। जवाब नहीं चाहिए किसने किया, अब तो यह वाला सीधी सी जवाबदेही कीजिए। और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि अमित शाह के इस्तीफे के लिए यूथ कांग्रेस ने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है कि यहाँ पे अपने आप दस्तखत कीजिए और जुड़िए इस मुहिम के साथ। तो ये लगातार प्रदर्शन भी होना है अमित शाह के इस्तीफे के लिए। तो छात्र आंदोलन जो है वो लगातार जारी हैं। पेपर लीक पर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पेपर लीक की बातें आ जाती हैं। अभी समझा जा रहा था कि उस थोड़ी शांति होगी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से पेपर लीक का स्थगित करना पड़ा, उससे फिर जो है बीजेपी संदेह के घेरे में आती है। बिल्कुल, और उसको लिखा है राहुल गांधी ने कि आखिर सरकार को झुकना पड़ा छात्रों की आवाज के सामने, उनकी मांगों के सामने। जो पुणे का आदिवासी छात्रों के हॉस्टल का मामला था जिसमें सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, वहां उस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में वो छात्राएं मिलने आई थी राहुल गांधी से और उन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज़ उठाइए, आप हमारे साथ हमारा साथ दीजिए। पत्र लिखा देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी ने और उसके बाद ही अगले ही दिन, उसमें एक दिन के बाद वहां पर सरकार ने अपना फैसला पलट दिया। हालांकि सारी मांगे उनकी तब भी नहीं मानी गई हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं उसको छात्रों की जीत बता रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने लिखा है उनका जो ट्विटर पर, उसको भी हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र के छात्रों ने एक लड़ाई जीत ली है। MPSC की यानी महाराष्ट्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई। ये सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से डटे रहे। दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतजार किया, पर आवाज उठाना नहीं छोड़ा। आप सब पर गर्व है, पर याद रखिए एक परीक्षा रद्द होना जीत है, न्याय नहीं। जब तक लीक कराने वालों को सजा नहीं मिलती, ये लड़ाई अधूरी है। आगे और लड़ाइयाँ हैं और हर एक में मैं आपके साथ हूँ। हमें इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का जो दाम है वो उसका हर किसी को मिल सके। तो ये बात है, यानी उस जो ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा का जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। और ये भी है कि उस फैसले को भी अब बदला है जो आदेश जारी किया था महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में आदिवासी छात्राओं के लिए जो तमाम नियम बनाए थे जिनका विरोध हो रहा था। तो ये दो चीज़ें वहाँ पुणे में के इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम से हुआ अमलेंदु जी। और कल आप ये बात कह भी रहे थे कि नासिक में फिर छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है, तो कहीं नागपुर में तो फिर कहीं वहाँ फिर न ये मुद्दा उठता है। इससे पहले ही ये फैसला लिया सरकार ने, यानी बैकफुट पर जगह जगह आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये प्रक्रिया कब रुकेगी? आप परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं, फिर परीक्षा होगी, फिर लीक होगी। बिल्कुल, बात वही है कि सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा तब तक ये परीक्षा पेपर लीक नहीं रुकेगा। और सिस्टम किसका बनाया हुआ है? सिस्टम बनाया हुआ है आरएसएस का, उसी आरएसएस का जिसके मुखिया मोहन भागवत इस समय अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ उनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। तमाम संगठन वहाँ उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मांग हो रही है कि इनका प्रतिबंध लगाया जाए, इनका वीज़ा वापस ले लिया जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन समीर जी, जो छात्रों की मांगे हैं वो अब सतह पर आ रही हैं। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, और उन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। और उदय भानु चिब का कहना है कि भाई अगर अडानी को 1 रुपए में ज़मीन मिल सकती है तो जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं जो हैं वो 1 रुपए में क्यों नहीं हो सकती? और ये बड़ा वाजिब सवाल है समझिए, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों रुपए वसूले जाते हैं छात्रों से परीक्षा के नाम पर। परीक्षा के नाम पे अकेले नीट का जो था, राहुल गांधी ने कोटा में जो दिखाया था, और उन्होंने दिखाया था कि जो इसकी इकोनॉमी है, इसका बजट जो है शिक्षा का बजट वो 1,40,00,000 करोड़ है। नीट की तैयारी पर खर्च कर देते हैं 1,40,00,000 करोड़, और पेपर जो परीक्षा के जो फीस है उससे एनटीए कमा लेती है 1,40,00,000 करोड़। तो एनटीए कमा लेती है, तमाम जो बोर्ड है वो कमाते हैं, आयोग हैं वो कमा रहे हैं। तो ये बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर जो है ये सरकार बेरोजगारों की भी खाल खींच रही है। कहते हैं ना कि आदमी की खाल का तो जूता भी नहीं बन सकता है, मगर ये सरकार तो जूते पहन रही है आदमी की खाल खींच खींच के। मतलब बेरोजगारों की खाल खींच खींच के आप जो है कमा रहे हैं पैसा।
और फिर उसके बाद भाषण देते हैं कि विश्वगुरु बन गए हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। परीक्षा में 10 लाख बैठेंगे, पास होंगे 1000 छात्र, लेकिन फीस जो है वो 9,99,000 छात्र उनकी गई। तो ये एक कमाई का जरिया है इन आयोगों के और इन संस्थाओं की जो परीक्षाएं आयोजित करा रही हैं, एनटीए हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे दूसरे जो तमाम सिलेक्शन बोर्ड हो वो हों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका बयान है, ट्वीट भी है, और उसको देखते हैं उदय भानचिप को कि आखिर 1 रुपए में अगर उद्योगपतियों को जमीन दी जा सकती है तो परीक्षाएं मुफ्त में क्यों नहीं कराई जा सकती, और मुफ्त में ना भी कराई जाए तो कम से कम बहुत कम पैसे लेकर, फीस लेकर कराई जाए। ये काम सरकार क्यों नहीं कर सकती है? उस बेरोजगार छात्रों से जो कमाई का एक जरिया बना रखा है, आखिर वो क्यों बना रखा है? और उस पर भी जब सीटें बिक ही जानी है, सारी सीटें जो है वो पैसे देकर ही लोग ले रहे हैं। अब ये बात तो बीजेपी के ही बड़े नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने जिक्र भी किया था, अमलेंदु जी, मुरली मनोहर जोशी जो एचआरडी मिनिस्टर रहे, एक अखबार को इंटरव्यू दिया, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि पद जो है वो बिक रहे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरर तक के पद बिक रहे हैं। तो फिर ऐसे में पेपर लीक तो होगा ही और धांधली होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, एक तो ये पहले उनका है, ये देखते हैं ये जो इनका है उदय भानचिप का जो ट्वीट है कि 1 रुपए में अगर अडानी को हजारों एकड़ की जमीन मिल सकती है तो 1 रुपए में देश के छात्रों को सभी परीक्षाएं देने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये, और ये सवाल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उदय भानचिप। कुछ और भी बातें कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। तो उदय भानचिप है, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, और कह रहे हैं कि आखिर 1 रुपए में या कम से कम कीमत पर परीक्षाएं जो है वो क्यों नहीं ली जा सकती हैं, छात्रों से इतनी फीस क्यों वसूली जाती है। तो सुनते हैं उदय भानचिप को क्या कह रहे हैं। क्या होना चाहिए? एक छात्र, उसका एक सपना और उसके एप्लीकेशन का भी पैसा 1 रुपया होना चाहिए साथियों। 1 रुपए में परीक्षा हमारी डिमांड है बीजेपी सरकार से। अगर 1 रुपए में हजारों करोड़ की जमीन अडानी को दी जा सकती है तो 1 रुपए में हमारे देश के छात्र अपना भविष्य तय क्यों नहीं कर सकते? क्यों हजारों रुपए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दे? ये चलने वाला नहीं है। 1 रुपए में परीक्षा हमारी डिमांड है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। ये उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मेहनत अमित शाह अडानी के लिए करता है, 1 रुपए में उसको हजारों करोड़ की जमीन देता है। तो इसी 1 रुपए में देश के छात्रों का भी फैसला होगा। 1 रुपया देश के छात्रों को देना पड़ेगा, और जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स, चाहे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, सिर्फ 1 रुपए में फॉर्म 1 रुपया भर रहा है और सारे एग्जामिनेशन फॉर्म्स छात्रों को देने की परमिशन दी जाए। ये हमारी डिमांड है, जिसका नाम है 1 रुपए में परीक्षा, और इससे नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकता। ये भी हम करके रहेंगे। तो जिन लोगों ने वायलेंस किया, जिन लोगों ने देश के युवाओं के साथ गद्दारी की, उनको अकाउंटेबल ठहराना है, उनसे हिसाब लेना है। धर्मेंद्र प्रधान को देश के युवाओं ने निपटाया है, अमित शाह को भी निपटाना है। और जिस तरह से ये सरकार 1 रुपए में हजारों करोड़ की जमीन अडानी को दे रही है, उसी तरह से अगर अडानी के लिए हो सकता है तो देश के युवाओं के लिए भी 1 रुपए में हर एक एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। और मैं आपको बता दूं कि ये हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी के सफाई है, डरेंगे नहीं। जब तक ये 2 मांगे मान नहीं जाती, हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे और करके बताएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आखिर 1 रुपए में परीक्षाएं क्यों नहीं ली जा सकती हैं, और सरकार को उस पर खर्चा करना चाहिए, वो करना चाहिए। सरकार छात्रों से ही पैसा क्यों वसूला जा रहा है? लेकिन बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं छात्रों के, अमलेंदु जी, अब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और अभी जगह जगह डॉक्टरों के प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। रायपुर में हो रहा है, कुछ और जगहों पर। विदेशों में जो डॉक्टर की डिग्री लेकर आते हैं, MBBS की डिग्री, वहाँ उनको आकर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट को लेना होता है। वो सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है, ये आरोप लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में जगह जगह वो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने विदेशों में MBBS की पढ़ाई की है। रायपुर में भी और भी कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह से खबरें आ रही हैं, कई जगह आंदोलन चल रहा है। रायपुर का हम लोग देखेंगे, NSUI के लोग जो कार्यकर्ता हैं वो कल वहाँ शामिल हुए डॉक्टरों के साथ, और भी कई जगह की चीज़ें वो भी हम देखेंगे। और NSUI क्या कह रही है इसको लेकर समझिए, वो हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर भीड़ है, लेकिन ये राजधानी रायपुर है, ये उनका कहना है।
है और प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में MBBS छात्र जो है NSUI के ये है उनकी जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। एक बार देख लेते हैं इनको क्या किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है, वो भी सुन लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। तो ये यहाँ पर प्रदर्शन, और अभी आप रायपुर देख रहे थे, अब चलते हैं पटना। वहाँ हमारे साथी पंकज कुमार जुड़े हुए हैं और जहाँ पर BPSC परीक्षा में धांधली को लेकर और तमाम और मांगे हैं जो छात्रों की, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाई भी पड़ रहा है TRE 4 में पहले की तरह सिर्फ एक ही परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटाई जाए, कंप्यूटर साइंस की रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, ये सारे पोस्टर हैं। सीधे पंकज जी से पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या मांगे इनकी है। जी पंकज बताएं, क्या ये जो आपके साथ तमाम छात्र दिख भी रहे हैं पोस्टर लिए हुए हाथों में, इनकी क्या मांगे हैं? देखिए लगातार पिछले कई राउंड इनको क्या है कि ये रुक जाए, आपकी बात थोड़ी देर माइक को बंद कर दिए। देखिए इनकी जो मांग है BPSC TRE 4 भी SSC का एग्जाम हो या फिर दरोगा भर्ती की बहाली हो, लाइब्रेरियन की बहाली हो, 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है, उसको लेकर के छात्र सड़क पर है। दरोगा की जो बहाली हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई, उसको लेकर के छात्र सड़क पर है। वही आपको BPSC TRE 4 में PT और मेंस की बात कही जा रही है, उसको लेकर के तो कई राउंड BPSC TRE 4 को लेकर के वार्ता हुई है, लेकिन छात्र जो है अड़े हुए। उनका कहना है कि BPSC में एकल परीक्षा हो, एकल परीक्षा पर ही छात्र जो है अड़े हुए हैं और कई मांग इनके बात जो है सरकार मानी है, लेकिन वो BPSC TRE 4 में जो 2 एग्जाम की बात है उससे अभी तक बात नहीं बन पाई। ये आंसर की जारी की जाए, ये कहना अगर कुछ छात्रों से बात हो सके, एक बार आप उनसे पूछने की कोशिश करिए क्या चीजें हैं और इनको मानने में सरकार के सामने उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम हमारे साथ हैं छात्र नेता है, वो भी है हमारे साथ छात्र नेता है, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम आपके साथ जी सर, बोला जाए। हाँ, छात्र नेता हैं, आप हमें ये बताइए दीपक पांडे। एक तो आपकी जो मांगे हैं वो हम समझ रहे हैं, लगातार हम उसको दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये आपकी इन मांगों को सरकार ने अभी तक सुना है? किसी प्रतिनिधि ने, आयोग के किसी प्रतिनिधि ने और कुछ बताया है कि इन मांगों को स्वीकार करने में दिक्कत क्या आ रही है? कोई व्यावहारिक अड़चन है, कानूनी अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है, क्या कुछ बताया गया है? सर, हम लोगों ने देखिए 2 साल से TRE 4 नोटिफिकेशन के मांग को लेकर सड़क पर है, छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में। और जब भी आंदोलन होता है तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है और छात्र नेता दिलीप जी को जेल भेज दिया जाता है। और हम लोग 2 साल से, चुनाव से पहले ही घोषणा हुआ था, चुनाव के बाद में भी पूर्व शिक्षा मंत्री जी हो या वर्तमान शिक्षा मंत्री जी, बार बार यही आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन में, 10 दिन में, खाली डेट पर डेट लोग देते गए। लेकिन फिर 8 मई को हम लोग आंदोलन किए छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में, तो JP गोलंबर से उनको गिरफ्तार करके बेउर जेल भेज दिया गया और बेउर जेल भेजकर उन्हें सेल में बंद करके मारा पीटा गया। और उसी दिन 9 मई को शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि जुलाई महीने में ही हम TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन TRE 4 का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में नहीं जारी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आंदोलन भी नहीं किए। लेकिन इतना दिन देखते देखते अगस्त आ गया और 18 अगस्त से हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें से नोटिफिकेशन तो मांग पूरी हो गई है, लेकिन उसमें और अन्य मुद्दे हैं जो नहीं मांग पूरा हुआ है।
हम लोग सरकार से विनती करते हैं, सम्राट चौधरी से विनती करते हैं कि छात्रों को, बिहार को न्याय दीजिए। और एक रक्षाबंधन आने वाला है, एक बड़ा तोहफा आप दीजिए छात्रों को और बिहार की बेटियों को। जैसे आप TRE 4 में एकल एग्जाम हो, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जैसे एग्जाम हुआ था, पुराना वाला सिलेबस पर आप उसी आधार पर आप कंडक्ट कराइए। ये 2 सालों से पेंडिंग भर्ती TRE 4 का जिक्र हो रहा है, 2024 से ही है सर। हम लोग बार बार मांग करते हैं कि 2024 से है, आप अगले में ले लीजिएगा। TRE 5 में आप ले लीजिएगा PT और मेन। अभी जो TRE 4 में है आप उसको एकल एग्जाम में कराइए। और लाइब्रेरियन की वैकेंसी सर 18 सालों से नहीं दिया गया है, और उसमें चुनाव के समय में ही घोषणा किया गया था कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वो भी खत्म कर दिया गया है। और BSSC से संविदा वेटेज को भी हटाया जाए, और BSSC BPSSC में पारदर्शिता हो। हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों की बातों को, छात्र और युवाओं को न्याय दे। आप लोग 18 तारीख से बैठे हुए हैं, आप बता रहे हैं, और आपको उम्मीद है कि शायद रक्षाबंधन से पहले आपकी ये मांगे मान लें या फिर इन मांगों में से कुछ को मांग लें। अभी तक क्या सरकार की ओर से कोई आपसे बात करने आया, किसी ने कुछ आश्वासन दिया, कोई बातचीत आगे बढ़ी है, क्या कुछ हुआ है? और नहीं सर, देखिए छात्र नेता दिलीप जी कल गए थे DM ऑफिस, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था, और आज भी बुलाया गया है। अब देखिए वहां से वो निकलते हैं तो क्या स्टेटमेंट आता है, लेकिन अभी हम लोग तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया है। बुलाया गया है वार्ता के लिए, यानी आपको हाँ। सरकार ने आपकी बात सुनी है, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें सरकार कुछ मांगों को मांगने के मूड में दिखाई पड़ रही है, या फिर वो कुछ ऐसे ही आश्वासन जो आप बता रहे हैं कि कहा था कि जुलाई तक वैकेंसी आ जाएगी और फिर नहीं आई, कुछ यही चलेगा? सर ये तो 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है छात्रों को, ये 2 साल से आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी भी खाली नोटिफिकेशन ही आया है। लेकिन उस पर क्लियर कर देना चाहिए सरकार की तरफ से। और एक रक्षाबंधन आने वाला है, एक बड़ा तोहफा देना चाहिए। हम लोग बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में, बिहार की बेटियों को भी तोहफा देना चाहिए। और देखिए कल भी DM ऑफिस गए थे, और आज भी उनको बुलाया गया छात्र नेता दिलीप जी को, और देखिए वहां से क्या वार्ता होकर निकलते हैं, तो इसमें फिर आगे अपडेट दिया जाएगा। रक्षाबंधन तक नहीं मांग मानी जाती है, तोहफा आप जिस उम्मीद में है कि आपको छात्रों को बड़ा तोहफा सरकार दे देगी, नहीं देते तो क्या होगा? ये आंदोलन चलता रहेगा? सर लगातार हम लोग आंदोलन धरना स्थल पर ही बैठेंगे। अगर छात्रों से रणनीति बनाकर, मीटिंग बनाकर अगर सरकार नहीं बात मानी, तो हम लोग सड़क पर ही उतरेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और आपका ये यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं छात्र हैं बिहार में, गर्दनीबाग में वहाँ जगह है, वहाँ धरना स्थल बना रखा है। पिछले 18 तारीख से बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार और सर जैसे 18 सर एक नतीजा निकलता है उसके इंतजार में है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सर, 18 तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा जगह धरना स्थल है गर्दनीबाग में, बगल में 25 मीटर के लमसम में पीछे में कूड़ा का बहुत बड़ा डंपिंग एरिया है सर। बहुत मतलब कचरा है, बगल में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का डस्ट सब नाला के बगल में हम लोग। अगर बारिश आ जाती है तो हम लोग को मतलब भींजना पड़ेगा, या रात भर खड़ा होना पड़ेगा, बैठे रह जाएंगे। इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे जगह बनाया गया है धरना स्थल तक, न कोई टॉयलेट की व्यवस्था, न महिला के टॉयलेट की व्यवस्था, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं था सर। ये भी अपने आप में एक समस्या है, चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ इस ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं धरने पर। अब उनको उम्मीद है कि शायद वार्ता के लिए गए हुए हैं प्रतिनिधिमंडल छात्रों का और सरकार DM के साथ वार्ता करने के लिए, लेकिन अभी तक 18 तारीख से लेकर अभी तक कुछ ऐसा ठोस आश्वासन नहीं मिला, या छात्रों से धरना खत्म करने की अपील करने जैसी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और उम्मीद की जाती है कि आपकी मांग सरकार सुनेगी और छात्रों को इस तरीके से यहाँ और जिन स्थितियों को बता रहे हैं ऐसी जगह पर धरने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन अमलेंदु जी, जो इनकी समस्याएं हैं और कमोवेश उसी तरह की समस्याएं हर जगहों पर हैं, बता रहे हैं कि 18 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसका मतलब कि अब सरकार को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि लाइब्रेरियन हो।
अब यानी लाइब्रेरी भी कितना काम कर रही होगी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। अगर लाइब्रेरियन की जरूरत नहीं है तो इससे समझा जा सकता है। इससे ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की और बीजेपी की प्राथमिकता क्या रही। जी हाँ, जो बिहार विकास है, बड़ा विकास पुरुष थे, सुशासन बाबू थे नीतीश कुमार। ये मालूम पड़ रहा है कि 18 साल से अगर लाइब्रेरियन की नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो लाइब्रेरी चल कैसे रही होंगी। इसका मतलब लाइब्रेरी में किताबों में कीड़े लग गए होंगे। जब लाइब्रेरियन का पद खाली है तो कैसे चलेगा। और 18 साल से 18 साल से खाली है ना। 18 साल में तो दीमक चाट गई होगी सारी किताबें। तो ये शिक्षा को लेकर बीजेपी शासित राज्यों का, बीजेपी की सरकारों का क्या रवैया, ये समझ में आ सकता है। इसीलिए मोदी जी जो रील बनाने पे जोर देते हैं कि रील बनाओ, पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, मोदी जी का एक मंत्र है। तो पढ़ो लिखो मत, रील बनाओ मोदी जी की तरह। रात के 12 बजे आकर रील बनाओ, बस रील से देश चलेगा और रील से रोजगार मिलेगा। रील बनाना है बस केवल। तो ये प्राथमिकता समझी जा सकती है। तो ये एक तरीके से कहा जाए, बिहार के ज़रिए जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके ज़रिए ये सामने भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने किस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा किया है, ये भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वैकेंसी नहीं निकल रही है, संविदा पर भर्ती हो रही है वो भी नहीं निकल रही है, और उनके साथ उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि लाइब्रेरियन का पद, यानी जो लाइब्रेरी के उसके केयरटेकर होते हैं, महत्वपूर्ण पद होता है, वो वैकेंसी ही 18 साल से नहीं निकल रही है। इसका मतलब सरकार को लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है। लाइब्रेरियों का क्या हाल होगा पूरे बिहार में, ये समझ में आ रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था अगर इस तरह की हो रही है, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ अब के न केवल कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के प्रतियोगी छात्र, बल्कि अब स्कूलों तक के छात्र सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं। उनकी मांगें मानी भी जा रही हैं, लेकिन अब जब आमूल चूल जहां बदलाव की बात होगी, 18 साल से लाइब्रेरियों की स्थिति बदहाल कर दी गई होगी, तो उसको एक दिन 2 दिन में तो नहीं बदला जा सकेगा। अब सरकार उनकी कितनी बात मानती है नहीं मानती है, भी जब हम लोग बात कर रहे थे वहां पर छात्रों से, उनका कहना है कि एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वार्ता के लिए, लेकिन ये सारी मांगे हैं, इनमें से कुछ जो वैकेंसी हैं उनकी तो मांग पूरी की भी जा सकती है, लेकिन लाइब्रेरियों की हालत क्या होगी, अब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इधर जगह जगह जो दूसरे प्रदर्शन चल रहे हैं कई छात्रों पर, अब ये इसको लेकर भी अब जगह जगह छात्र आ रहे हैं। समस्या आज ही की तो रही नहीं होगी, ये भी पहले की रही होगी। यानी अब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सीधे सीधे सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं कि पिछले 12 सालों में जो कुछ किया है अब सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। तो आप नहीं कहेंगे ना कि इन सारी चीज़ों के लिए 70 साल नेहरू जिम्मेदार थे। भाई 25 साल होने को आ रहे हैं आपकी सरकार बिहार में जी, और अब तो सीधा सीधा आपका ही मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री भी है। अभी तक तो आप सरकार में शामिल थे, तो इसके लिए अब नेहरू जिम्मेदार हैं। 18 साल से अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकल रही है तो इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं। मैंने आपने सरकार में बनते ही लाइब्रेरी की जरूरत खत्म कर दी, क्योंकि जो रहे होंगे लाइब्रेरियन वो तब तक रहे होंगे। मतलब किताबों में आग लगा दी। सीधी सीधी बात की है, किताबों में आग लगा दी कि ना रहेंगी किताबें, ना रहेगा लाइब्रेरियन, और ना उसकी फिर जो वैकेंसी निकलेगी। तो ये मोदी जी और बीजेपी जो है ये शिक्षा व्यवस्था के साथ कर रहे हैं समीर जी। लेकिन जो कर रहे हैं बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं। अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे FMCG जो है, जो बाहर से पढ़ के आते हैं डॉक्टर्स में, एक तो समीर जी हमारे यहाँ इतना महंगा आपने कर दिया नीट का, जो जैसे पेपर लीक की बात आई। क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्यों 50 लाख में लोग पेपर खरीद लेते हैं? क्योंकि 50 लाख में पेपर खरीदने के बाद भी उनको सस्ता पड़ता है वो। भाई वरना किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप MBBS कीजिए तो 1.5 करोड़ से कम में नहीं होता आज के समय में, और बाहर जाकर आप कीजिए तो आप मालूम पड़ता 30 लाख में करके आ जाते हैं। तो लोग चले जाते हैं यूक्रेन रूस जाकर पढ़ने के लिए, फिर आकर यहाँ परीक्षा पास करके फिर यहाँ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं करने के लिए। तो अगर वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो यहीं आप उसको सस्ता क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ये सवाल है। लेकिन यहाँ भी जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनसे आप रिश्वत ले रहे हैं सर्टिफिकेट देने के लिए। इसको लेकर जगह जगह आंदोलन है। तो रायपुर का हम लोग आंदोलन देख सकते हैं वहाँ किस तरीके से हो रहा है, हम लोगों ने भी देखा भी था समीर जी, और कई जगहों पर भी इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं। जो छात्रों की तमाम समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर। और इधर जो राज्यों में, चाहे वो संसद हो चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो, जहाँ जहाँ सत्र चल रहे हैं ये सारे मुद्दे वहाँ भी उठ रहे हैं। और इन सब के अलावा छात्रों की, युवाओं की और शिक्षा की व्यवस्था तो अपनी जगह है।
अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और अब तो वहां पर सरकार के ही द्वारा नियुक्त किए गए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, आपस में भिड़े हुए हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल। तो माल के बंटवारे को लेकर लगता है झगड़ा हो गया तो आपस में एक दूसरी पोल खोलने की, तू चोर, तू बड़ा चोर कि तू बड़ा चोर। चोर तो मतलब दोनों स्वीकार कर रहे हैं चोरी हुई है, बस बड़े और छोटे का अंतर है, तो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं तू बड़ा चोर वहीं चल रहा है। लेकिन NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ वो कल जो FMCG के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनके बीच पहुंचे हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने उन डॉक्टरों के बारे में भी क्या उनके साथ उनकी बातचीत क्या हुई है और क्या कहा है, तो उदय बांचीप को सुनते हैं। और FMSG के जो डॉक्टर, जी हाँ, उनके जो डॉक्टर हैं उनकी समस्याएं क्या हैं उसको लेकर उन्होंने उनसे बात की है। और इधर हरियाणा में विधानसभा में भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां पर विधायकों को किस तरीके से रोका गया है, क्यों हो रहा है प्रदर्शन, उस पर भी आएंगे। पहले उदय बांचीप को सुनते हैं कि डॉक्टरों के साथ बातचीत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनसे मुलाकात की है। तो ये छात्रों की गूंज हो ही रही है। इधर जो NSUI के और यूथ कांग्रेस के जो छात्रों के साथ संवाद के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको सामने लाने में काफ़ी उनका भी अपना योगदान दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, काफ़ी उनका योगदान है, और छात्रों और नौजवानों की समस्याएं सब सामने आ रही हैं। अब अगर NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ नहीं जाएं वहाँ FMCG के छात्रों के बीच, तो किसी को क्या मालूम पड़े कि रायपुर में भी कुछ आंदोलन चल रहा है और वहाँ रिश्वत ली जा रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, तो कैसा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, तो ये भी आता है। हम लोग देख भी लेते हैं विनोद जाखड़ जब पहुंचे हैं वहाँ। बिल्कुल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं विनोद जाखड़ वहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों से बातचीत के दौरान। डॉक्टरों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर ये विनोद जाखड़ है, उनसे मुलाकात की। और इधर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, युवाओं के मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, और कल एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। अमलेंदु जी, बड़ी बैठक बुलाई है, और उनका DK शिवकुमार का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाओं से लेकर सस्ती शिक्षा और बेहतर सार्वजनिक संस्थान, प्रासंगिक कौशल, रोजगार के अवसर और छात्र कल्याण तक प्रत्येक युवा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का हकदार है जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करे। और कर्नाटक सरकार ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों के परामर्श से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुधारों को सुनने, जांचने और सिफारिश करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। तो जो वहाँ का कर्नाटक का CMO है, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसने DK शिवकुमार का जो ट्वीट किया है वो हम लोग देख सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में आप बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने, उसके बारे में जो कमेटी उन्होंने बनाई है कि हमारे युवाओं की उम्मीदें ही कर्नाटक के अगले अध्याय को आकार देंगी। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाओं से लेकर सस्ती शिक्षा, बेहतर सरकारी संस्थान, काम की स्किल्स, रोजगार के अवसर और छात्रों की भलाई तक हर युवा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का हकदार है जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करे। कर्नाटक सरकार ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और संस्थानों से बातचीत करके इन अहम मुद्दों पर सुधारों के सुझाव देने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता माननीय मंत्री UT खादर करेंगे, और इसमें ये सदस्य होंगे बसवराज रायरेड्डी, प्रियांक खरगे, शरण प्रकाश पाटिल, मधु बंगारप्पा। कर्नाटक के युवा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हकदार हैं जो उनके सपनों और भविष्य के अवसरों के अनुरूप हो। हमारा संकल्प स्पष्ट है, अपने युवाओं की बात सुनना, उनकी चिंताओं का समाधान करना और वे अवसर पैदा करना जिनकी वे चाहत रखते हो। अब ये केंद्र सरकार के लिए खासकर ये बड़ी चुनौती होगी अमलेंदु जी, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह की न तो योजना बनाई गई है, जो शिक्षा नीति है भी वो लगातार सवालों के घेरे में है, अपने आप है। प्रधानमंत्री शिक्षा नीति के लिए बड़ी तारीफ कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की, लेकिन वो उनका इस्तीफा आखिरकार हो गया। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार, केंद्र सरकार के लिए। बिल्कुल समझिए, केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जिस तरीके से DK शिवकुमार और कर्नाटक की सरकार ने वहाँ ये जारी किया है समीर जी कि वो कमेटी बनाएंगे और अपने युवाओं की बात सुनना है और शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाना है जी, तो ये एक बड़ा मसला तो बिल्कुल है। और अब केंद्र सरकार जो है कुछ इस पर करेगी नहीं करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा दाव चला है, खेला है एक तरीके से कि अब हम मंत्रियों की कमेटी बनाई है और ये मंत्रियों की कमेटी जो है वो छात्रों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से सुझाव लेगी कि किस तरीके से इसमें शिक्षा व्यवस्था में
परिवर्तन किए जाएं ताकि एक बेहतर और सार्वजनिक शिक्षा जो है वो मिल सके समीर जी जी। बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार ने भी हर दिन विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ संवाद करने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। हम लोग कुछ मंत्रियों ने संवाद किया भी है। हाँ मंत्रियों, हाँ वो काफ़ी वायरल हुआ है, कुछ मंत्रियों ने संवाद किया है, लेकिन वो मंत्री संवाद करने का वहाँ मतलब क्या है समीर जी? क्या किसी मंत्री की मोदी जी से मुलाकात हो पाती है? सबकी तो आप छोड़ दीजिए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, कैबिनेट मीटिंग के अलावा राजनाथ सिंह जी की पिछले 12 सालों में मोदी जी से कितनी मुलाकातें हुई हैं और कितनी देर की हुई हैं, जरा ये सामने ला दिया जाए, मालूम पड़ जाएगा। चलिए राजनाथ सिंह तो छोड़ दीजिए, पीएमओ में ही मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उनकी कितनी बैठकें मोदी जी के साथ हुई हैं, अनौपचारिक या औपचारिक, कैबिनेट बैठक से अलग। इसका ही रिकॉर्ड जब सामने ला दिया जाए मालूम पड़ जाएगा। अमित शाह जी की भी कितनी हुई हैं, उनका भी रिकॉर्ड ला दिया जाए तो मालूम पड़े कितने लोग मोदी जी से मिल सकते हैं, कौन कौन मंत्री मिल सकता है। गडकरी जी की कितनी हुई हैं, ये बड़े मंत्री जो उनकी बात हो रही है। बीएल वर्मा की तो बात ही नहीं हो रही, जो कभी उन्होंने दर्शन ही नहीं किए होंगे मोदी जी के कैबिनेट मीटिंग के अलावा। कैबिनेट में जा नहीं सकते, वो तो राज्य मंत्री जी, तो मतलब वो तो सदन में ही जो कभी देख लेते होंगे, सदन में आएंगे नहीं मोदी जी, तो उनको तो दर्शन भी नहीं होते होंगे ऐसे राज्य मंत्रियों को। तो इन बड़े मंत्रियों की इनकी कितनी मुलाकातें हुई ये बता दी जाए। सही बात है, तो ये संवाद करके करेंगे ही क्या? अच्छा, बिना मुलाकात के वैसे वो फोन करके बात पहुंचा नहीं पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। बाकी ईमेल करके और ट्वीट करके जरूर कर ले, लेकिन संवाद कर रहे हैं। चाहे गिरिराज सिंह हो चाहे और मंत्री हो, वो अपना किस तरीके से कर रहे हैं लगातार उनके सोशल मीडिया पर हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार ने एक बड़ी ये चुनौती पेश की है, जिस तरह से कमेटी गठित की है कि कैसे परीक्षाएं हो बेहतर तरीके से हो, छात्रों की समस्याएं हल हो, और उनसे संवाद करके ये सारी चीज़ें वो लोग एक निकालेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ये सारे मुद्दे अपनी जगह है छात्रों के, इनके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये सरकार घिरी हुई है। हमने बताया ही कि किस तरह से जो चढ़ावा चोरी है, और चढ़ावा चोरी ही नहीं बल्कि वोट चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है, वो तो लगातार चल ही रहा है। उस वोट चोरी को लेकर हरियाणा में विधानसभा में प्रदर्शन भी हुआ। चढ़ावा चोरी, वोट चोरी को लेकर उस प्रदर्शन को भी देखेंगे, कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। और इस पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, राज्यसभा सदस्य और बड़े वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कुछ कहा है। पहले हम हरियाणा में विधायकों का प्रदर्शन देख लेते हैं, क्या प्रदर्शन उन्होंने किया, क्या नारेबाजी की है। तो ये 3-4 मुद्दे जो हैं ये सरकार के लिए, सरकार मानसून सत्र में किसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि इन पर कुछ बोलना ना पड़े, जवाब ना देना पड़े, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि एक सत्र बीत जाने से पीछा छूट गया है। अगले सत्र में भी ये सारे मुद्दे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सर जी, अगले सत्र में भी सारे मुद्दे तैयार हैं। और पवन खेड़ा को हम लोगों ने बीच में सुना ही था कि क्या अगर ये सोचते हो कि साहब संसद का सत्र खत्म हो गया तो अब मतलब सब ठीक हो जाए, बात खत्म हो गई, तो ये बात खत्म होने वाली नहीं है। ये एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये बात खत्म नहीं हुई है। और ये समीर जी एक तरीके से देखा जा सकता है कि कपिल सिब्बल जो हैं वो बात कर रहे हैं SIR वगैरह को लेकर भी, लेकिन जो हरियाणा में आज हुआ है, विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। मतलब ये 70 सालों में पहली बार ही इस तरीके के हो रहे हैं कि विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वहाँ, नेता विपक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जारी किया है विजुअल, ये हम लोग देख सकते हैं, तस्वीरें हैं ये विजुअल किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विधानसभा में जाने से विधायकों को ही रोका जा रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। और ये भी सब हमें लग रहा है कि 70 सालों में ही हुआ होगा कि सांसद संसद में ना जाने दिया जाए उनको, और विधायकों को विधानसभा के भीतर। अंदर जाने बोल दो, सेशन नहीं चलने देंगे हम। कोई तरीका नहीं है, इसको रोक रही है तो देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, नहीं रोकोगे। अंदर जाने बोल दो, सेशन नहीं चलने देंगे हम। कोई तरीका नहीं है, इसको रोक रही है तो देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, नहीं रोकोगे। अंदर जाने बोल दो, सेशन नहीं चलने देंगे हम। कोई तरीका नहीं है, इसको रोक रही है तो देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, नहीं रोकोगे। अब
बता रहे हैं पुलिस वालों को, नेता प्रतिपक्ष है, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा साहब अमलेंदु जी, वहाँ के पुलिस वालों को उनको पकड़े हुए कि नहीं हम तो जाने ही नहीं देंगे आपको, भले आप कुछ भी हो। हाँ, तो अब ये देखिए मोदी जी ने क्या गजब देश बनाया है। अब हाँ, खुद आएंगे नहीं और जो जाएगा उसको जाने नहीं देंगे। न खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसी को कहते हैं। न काम करूँ ना करने दूँ, न खुद काम करूंगा ना तुम्हें करने दूंगा। तो मोदी जी नारे देते हैं, सोच समझ कर देते हैं, ऐसी थोड़ी दे देते हैं कि रात में नींद में आया नारा दे दिया। मोदी बहुत सोच समझ के नारा देते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब यही है कि ना खुद काम करूंगा ना तुम्हें काम करने दूंगा। ना मोदी जी खुद आएंगे संसद में और ना वहाँ नेता विपक्ष और विधायकों को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जाने देंगे। तो बहुत अच्छा काम। कहाँ जाने दिया जा रहा था भाई, जाके बैठ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तभी स्थगित। हाँ जाइए इसके अच्छा, सुबह जब पहुंचे आखिरी दिन तो मालूम पड़ा वंदे मातरम गाओ 3 मिनट और फिर सभा की कार्रवाई देखिए कि वहाँ भी मुझे लगता है कि लगभग पूरा का पूरा मानसून सत्र वो सांसदों का बाहर ही बीता है, वहीं पे प्रदर्शन नारेबाजी, क्योंकि जैसे ही सत्र की शुरुआत हो तुरंत वो स्थगित कर दी जाए, क्योंकि विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो तुरंत कार्रवाई स्थगित कर दी जाए, ये वहाँ सामने देखने को आया। लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको लेकर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका एक थोड़ा सा अंश हम लोग देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से कमजोर नहीं बल्कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुन लेते हैं कपिल सिब्बल को क्या कह रहे हैं। जब SIR की शुरुआत हुई तो हमने बहुत विरोध किया, इस तरह से SIR हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि किसी तरीके से चुनाव का मैनिपुलेशन हो रहा है और सरकार की साझेदारी इलेक्शन कमीशन के साथ है और उनकी सरकार के साथ है। खैर वो तो हम बाजी हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास रखा चुनाव आयोग पे और कहा कि जितने लोग रह गए हैं कोई बात नहीं, हमने ट्राइब्यूनल बिठा दिए और ट्राइब्यूनल तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना और किस तरह से चाहे कटौती हुई हो वोटर लिस्ट में उसके बारे में फैसले होंगे। तो उस बात को तो कई अर्सा हो गया। तो अभी हाल ही में एक RTI के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कांग्रेस MP ईशान खान चौधरी ने, तो उसके जवाब में यह बताया गया कि जो टोटल अपील्स हैं जो दारिश हुई वो 38,10,620 और उसमें से आज तक 82,782 का फैसला हो चुका है, मतलब कि 2.17%। तो लगभग 98% का तो फैसला हुआ ही नहीं। कितने साल लग जाएंगे अगले लोकसभा के इलेक्शन तक, हो या नहीं पाएगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गति है इन ट्राइब्यूनल्स की। और इस दौरान लोगों ने अपने वोट खो दिए और सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो फैसले आज तक हुए हैं उसमें से दैट इज आज 82,782 फैसले हुए हैं, उनमें से 75,443 लोग के नाम गलत काटे गए, मतलब कि 91% लोगों के नाम 82,000 में से जो फैसले हुए हैं गलत। ये SIR किस तरीके से हुआ है और उसमें कैसे लोगों के नाम हटाए गए हैं गलत तरीके से, वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के नाम वहाँ पर गलत तरीके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है SIR। लेकिन यहाँ SIR पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी एक के बाद एक काम करते रहने की इजाज़त देता गया चुनाव आयोग को, वो भी इसीलिए बहुत सारे फैसले, बहुत सारे आदेश उसके सवालों के घेरे में रहे। और उस सुनवाई के दौरान जिस तरीके से चुनाव आयोग सब कुछ करता रहा और चुनाव आयोग के इस कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें घिरा हुआ है। ये चीज़ें दिखाई ही पड़ रही हैं और वही बात कह भी रहे हैं कपिल सिब्बल। लगातार चूंकि जब सुनवाई भी हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग लगातार अपीयर हो रहे थे, सारी बातें उन्होंने रखी थी वहाँ पर। लेकिन
तब उन बातों को सुना भी गया, पर आखिरकार SIR का अधिकार चुनाव आयोग को है, फैसला यही दिया गया। बिल्कुल 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 समीर जी, यही आया और फैसला जो आया वो अपने मन से दे दिया जो भी आया, मतलब लेकिन वो फैसला था वो कानून सम्मत नहीं समझा जा सकता किसी भी तरीके से, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब तो जो पश्चिम बंगाल को लेकर चीज़ें सामने आई हैं, कपिल सिब्बल उसको बता भी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं कि किस तरीके से इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिशें नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार मिलकर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें सहभागी बन रहा है। बिल्कुल ये आ रहे हैं सामने। बिल्कुल, और इसीलिए इस तरह के जब तमाम फैसलों पर चिंता भी जताई जाती है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी पूछे जाते हैं। बहरहाल ये SIR पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा है और लगातार घिरा हुआ है, सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। इधर नेपाल में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर बाढ़ आई है, भयावह तबाही दिखाई पड़ रही है, हज़ारों लोग लापता बताए जा रहे हैं, बहुत सारे भारतीय भी हैं। क्योंकि नेपाल में भारत की सीमाएं काफ़ी लंबी सीमाएं लगती हैं, तो भारत में भी कई राज्यों में जो उससे लगे हुए राज्य हैं वहाँ पर चिंता जताई जा रही है। बाढ़ की स्थिति खराब होती है, यहाँ भी कई राज्यों में, आसाम में अभी लगातार बाढ़ आई हुई थी। कुछ तमाम ऐसे शहर हैं जो बाढ़ अभी नहीं आई है फिर भी वो डूबे हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उस नेपाल की बाढ़ को लेकर भारत में किस तरह की तैयारी है, सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कुछ कहा है, सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। लापता भी है और मर भी गए हैं, इसीलिए हमें तो बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ऐसे दुख के समय हम सब लोग एक होकर उनकी मदद करना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करता हूं कि वो ऐसे घड़ी में उन लोगों को मदद करें जो लोग लापता है, जो लोग मर गए हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, और जो फैमिली के लोग आज परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें पूरी मदद करना चाहिए। मैं इसके लिए खत भी लिख रहा हूँ और जिस जिस जगह वो गायब है वो ढूंढ के उनके फैमिलीज को पहुँचाना वो काम करना चाहिए, ये मेरा अपील है। ಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ थोड़ा सर। तो नेपाल में इस बड़ी ख़राब स्थिति है और वहाँ बहुत ही भयावह एक त्रासदी जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, बहुत सारे लोग लापता हैं, कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। और भारत के से जुड़े नेपाल से जुड़े जो भारतीय राज्य है वहाँ भी उस बाढ़ की विभीषिका का खतरा मंडरा रहा है। इधर कई ऐसे शहर हैं जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि अभी नदियों में बाढ़ नहीं आई है, फिर भी वो शहर 2-4 दिन की बारिश में डूबे हैं। दिल्ली में भी कई जगह कनॉट प्लेस तक का इलाका डूबा हुआ है। गुड़गांव जो बहुत एक मिलेनियम सिटी कहा जाता है, बहुत ही प्लान्ड वे में वो शहर बनाया गया है, पिछले कई दिनों से वहाँ पर पानी भरा हुआ है जगह जगह है, और किस तरीके से वहाँ क्या स्थिति है उसके लिए भी अभी वहाँ के जो कांग्रेस के माफ़ कीजिएगा बीजेपी के सांसद हैं, चूँकि पहले वो कांग्रेस में ही थे, वो कह रहे हैं कि जी हाँ, राव इंद्रजीत सिंह वो कह रहे हैं कि पूरा कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, जबकि जब कांग्रेस वहाँ पर सरकार थी तब वो खुद कांग्रेस में हुआ करते थे और बड़े नेता थे, फिर बीजेपी में चले गए, उसके बाद अभी भी बीजेपी से नाराज है, शायद फिर वापस आने की 20 साल से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं बन पाए हैं। इस बार तो लग रहा था पक्का कि बन ही जाएंगे, लेकिन इस बार फिर नंबर काट दिया गया, तो वो उतावले बहुत ज़्यादा हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, बीजेपी मुख्यमंत्री बना नहीं रही है, उनका भी जगदम्बिका पाल बना दिया है बीजेपी ने। तो जगदम्बिका पाल भी जो तो गए जब बीजेपी में यही कह के गए थे मैं 2 बार का सांसद हूँ, मुझको मंत्री नहीं बनाया, अब 4 बार के हो गए तब भी बीजेपी ने नहीं बनाया, तो यही राव इंद्रजीत सिंह के साथ हुआ। अब उनको जेपीसी का अध्यक्ष तो बनाया। हाँ, तो जेपीसी का अध्यक्ष क्या होता है सभी मंत्री होता है, बताइए। भले ही 1 घंटे के मुख्यमंत्री रहे हों लेकिन मुख्यमंत्री तो है ना पूर्व जगदम्बिका पाल। लेकिन जो गुड़गांव की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कह रही हैं कुमारी शैलजा, वो भी केंद्रीय मंत्री रही हैं, हरियाणा से आती हैं, और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है, सुन लेते हैं। जिस तरीके से जलभराव हुआ और उसके बाद जो वहाँ से सांसद है और मंत्री भी हैं वो कह रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष का 12 साल पहले भी से ही हाल चला आ रहा है, तो इस तरीके की चीजें हैं, दोनों को कैसे? तो 12 साल में क्या हुआ है?
12 साल से जो ये सरकार है भाजपा की, ऊपर भी नीचे भी हर तरफ लोकल भी, ये तो 3 इंजन चल रहे हैं ना वहाँ पे, ये 3 इंजन मिलकर वहाँ पर पानी नहीं निकाल पाए। क्या हो रहा है अब इनको बताना तो पड़ेगा ना। देखो गुरुग्राम दिल्ली के बाद, चाहे नोएडा है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इवन जो हमारा एनसीआर है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम समझते हैं गुरुग्राम को। लेकिन नॉर्मल कोर्स में भी वहाँ पर घंटों लग जाते हैं लोगों को आने में जाने में। उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सरकार बताए। 4 बूंद पानी पड़ने के बाद सड़कों का हाल, पानी की बदहाली, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने बड़े फ्लड्स आ गए हैं। तो वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है और इस सरकार को कोई सूद नहीं है। हजारों करोड़ों का दिखा देते हैं कि हमने खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है, हर तरह से कुछ भी बात बोल देते हैं। मॉनसून से पहले मीटिंगें कर देंगे, इतने पैसे अलॉट हो गए, कहाँ गया वो, क्या हुआ? 12 साल से कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। तो वहाँ पर क्या हालात है ये दिखाई पड़ रहा है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कह रहे हैं कि मल्टीपल इंजन्स हैं वहाँ पे, तो जितने इंजन होते हैं व्यवस्था में, सिस्टम में, वो सारे इंजन बीजेपी के ही पास। बिल्कुल सारे इंजन बीजेपी के पास हैं और सारे इंजन फेल हो रहे हैं या एक दूसरे से भिड़ रहे हैं इंजन, ये भी हो सकता है। लेकिन कितने भी इंजन हो, लेकिन गुड़गांव को इन्होंने वेनिस बना दिया। जी बिल्कुल, मजा लो वेनिस का। गाड़ियाँ वहाँ चल नहीं रही हैं, तैर रही हैं और धक्के दिए जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ एक और बड़ी खबर है, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका बड़ा विरोध हो रहा है और लगातार वहाँ पर कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का वहाँ पर उनके किस तरीके से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं उनके आगमन को, उनके कार्यक्रम को लेकर। क्यों वो जा रहे हैं उसको लेकर और विरोध क्यों हो रहा है, संजय राउत हैं शिवसेना के सांसद, वो कह रहे, वो कुछ उस पर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उनको इनविटेशन है अमेरिका से। अमेरिका भी एक हिंदुस्तान की तरह एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मजबूत डेमोक्रेसी आज भी वहाँ है। वहाँ आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत मान्यता है। चाहे हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब खत्म हो गया। हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क में जाकर हिंदुस्तान में जो तानाशाही चल रही है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभी बातों पर देश के अपोजिशन, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश में जंतर मंतर पर, देश की राजधानी में युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से पैलेट गन चलाए गए, वो भी एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। टीयर गैस चलाए बच्चों के ऊपर, अमानुष, अमानवीय तरीके से, हाँ, लाठियों को किले मारकर मार दिया। छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके साथ बहुत ही अश्लील हरकतें की गई पुलिस ऑफिसर की तरफ से। ये सभी मुद्दों पर अगर न्यूयॉर्क में जाकर मिस्टर भागवत आरएसएस चीफ बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो पूरा विश्व उनकी बात सुनेगा। लोकतंत्र में सभी को बात करने का अधिकार है और न्यूयॉर्क के मेयर साहब ने देखिए ये बात समझनी चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछिए भागवत साहब को देश के बारे में, ये देश में क्या चल रहा है। ये तानाशाही जो देश में चल रही है 2 नेताओं की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएसएस है। इस प्रकार के सवाल अगर अमेरिका में उठते हैं और भागवत जी से वहाँ के पत्रकारों को सवाल पूछने के लिए इनकरेज करते हैं, तो बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए हो जाएगा। धन्यवाद। तो अब छात्रों के मुद्दों को अगर वहाँ वो उठाते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अब छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे? भागवत जी कह तो रहे थे कि आरएसएस ने कहा है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब वहाँ जाकर उठा पाएंगे वो? हाँ, जैनजी से संवाद भी कर लिया भागवत जी ने। तो अब क्या अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे मोहन भागवत? यहाँ नहीं मांग पा रहे हैं, हो सकता है डर लगता हो। गृह मंत्री का इस्तीफा कैसे मांग ले भाई मोहन भागवत जी? अमेरिका में जाकर तो मांग ही सकते हैं। तो यही कह रहे हैं संजय राउत भी कि भाई अमेरिका में ही जाकर मांग लो।
तो अब देखते हैं वहाँ पर जाकर वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, क्या कार्यक्रम। लेकिन उनके जाने को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और न्यूयॉर्क में जहाँ उनका कार्यक्रम है वहाँ भी कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। बहरहाल छात्रों का जो मामला चल रहा है, छात्रों का जो प्रदर्शन जगह जगह चल रहे हैं और इधर बिहार में बीपीएससी को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, ये सरकार की नींद उड़ाए हुए है, न केवल राज्यों की सरकारों की बल्कि केंद्र सरकार की भी, क्योंकि समस्याएं कई जगह पर ऐसी हैं जिसके लिए सीधे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। क्या कुछ उस पर होता है? क्या केंद्र सरकार भी कर्नाटक सरकार की तरह कोई बड़ी इस एम्पावर्ड कमेटी बनाएगी जिससे इन समस्याओं को इनका निपटारा किया जा सके, या फिर किसी तरीके से उनको टालने की कोशिश करती रहेगी? देखते हैं। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।